कुड बी मेंटेन्ड, फॉर विच दे हैव डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। उतना हम भी अब कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर दोबारा कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुकाबले का नहीं है, लेकिन इट इज बिकमिंग एडिक्वेट, जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ इंपैक्ट जहां पर मुठभेड़ होगी, उस जगह बराबर की चोट मिल सकती है। सैन्य साजो सामान के मामले में पिछड़ने के बावजूद वो कौन सी बातें हैं जो भारतीय सेना को ज्यादा मजबूत बनाती हैं? भारत के पास युद्ध का जो अनुभव है वो चीन के पास नहीं है। आजादी के बाद हम अपने पांव पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे जब हमने पहला युद्ध जीता था। जून 2018 में रिटायर होते हुए चीनी सेना पीएलए के जनरल ही ले ने सिंगापुर में आयोजित एक डिफेंस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं बहुत जल्द रिटायर करने वाला हूं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मुझे कभी युद्ध लड़ने का मौका नहीं मिला। चीन दुनिया में सुपर पावर बनने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन उसकी फौज को आंकने की बारी आती है तो अनुभवहीनता की वजह से उसे कमतर आंका जाता है। मुकाबले में हमारी फौज के पास रेतीली जमीन पर युद्ध लड़ने का अनुभव है तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र बर्फीले सियाचिन में लड़ने का भी। मैं समझता हूं कि बहुत ही सक्षम है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1967 से लेकर 1967 में हुआ था नाथुला का इंसिडेंट, तब से लेकर अभी तक जितने भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, तो हमने कहीं पर भी उनको अंदर घुसने नहीं दिया। और जहां कई जगह पर उनको मात भी, खासकर नाथुला का एरिया में या वांगडुंग के एरिया में 1986 में जब हमने उनका मुकाबला किया था, तो हमने उनको पछाड़ दिया था। अभी भी मैं समझता हूं कि अगर हमको मौका मिलता है या इजाजत मिलती है तो हम ऐसी बात कर सकते हैं। आज हमारी आर्मी को पिछले 5-6 दशकों में जो एक्सपीरियंस है, हमारे सोल्जर्स अब बड़े कॉम्बैट हार्डी हैं। तो अब ये कोई ना समझे, ना चाइना, ना इंडिया, ना दुनिया समझे कि ये अब 1962 जैसी हालत हो सकती है। भारतीय सेना को हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने की जबरदस्त क्षमता है। 1962 के बाद से लेकर के आज तक, चाहे वो सियाचिन हो या फिर कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड हो, सब जगह हमारी फौज ने अपनी जो काबिलियत है उसका प्रदर्शन दिया है। तो मैं मानूंगा कि चाहे वो रेतीला इलाका हो, चाहे हाई ऑल्टीट्यूड हो, भारतीय सेना उतनी ही काबिल है जैसे वो प्लेन्स में लड़ रही हो। क्रिकेट में कहते हैं द बेस्ट प्रैक्टिस इज मैच प्रैक्टिस, यानी सबसे अच्छा अभ्यास वो होता है जो आपको मैच खेल कर मिलता है। और अगर युद्ध के लिहाज से हम देखें तो चीन के पास ये अभ्यास नहीं है। हाँ, ये सही है कि 1962 में उसने युद्ध जीता था, लेकिन उस समय के भारत को भी देखिए, हमारे सैनिकों के पास उस ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं थे। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए उन्हें कैनवस जूतों का इस्तेमाल करना पड़ा था। चीन लेकर आता था मशीन गन, धड़ल्ले से गोलियां चलाता था। और हमारे सैनिकों के पास जो बंदूकें थीं, जिनमें से एक बार में एक गोली निकलती थी, उन गोलियों का भी राशन था। आज हमारी सेना के पास मौसम के अनुकूल पहनावा है, जरूरत के हिसाब के हथियार हैं और सबसे बढ़कर कैसे भी दुश्मन से सामना करने का हौसला। हमारी सेना छोटे से छोटा युद्ध लड़कर जीत चुकी है, जैसा 1971 में हुआ। तो सियाचिन का युद्ध तो 1987 के बाद से आज तक चल रहा है। यानी भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटती। हम तब तक अडिग रहते हैं जब तक अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो जाते। हमने अपने डेकोरम को बना करके रखा, लेकिन हम बहुत फर्म थे ग्राउंड पर, और हमने उनको ये बता दिया था कि अब कुछ भी कर लो, इस लाइन के आगे हम आने नहीं देंगे, आपको तोरसा नाला तक हम नहीं आने देंगे। आपको यहाँ जितने दिन बैठना है बैठ जाओ, हम भी तैयार हैं बैठने के लिए, लेकिन हम इसके आगे नहीं आने देंगे। अगर आप इसके आगे आने की कोशिश की तो शायद इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, जिसका मैसेज वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया। एक
ओवरऑल और सिक्योरिटी के मामले में जो एक ट्रेंड चला है हार्ड डिसीजन का, एक रिजॉल्व का, एक नेशनल विल का, वो अलग है। बहुत बारीकी से अगर देखें तो जो 2017 में जून अगस्त डोकलाम में आपको दिखाई दिया था, 73 डेज स्टैंड ऑफ था और अभी हालत अलग है। डोकलाम में 73 दिनों के गतिरोध में भारतीय सेना का यही संयम देखने को मिला था। चीन के किसी भी उकसावे पर हम शांत रहे, न गोली चली न युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हम अपने मकसद में कामयाब रहे। भारतीय सेना वॉलंटरी फोर्स, यानी हमारे नौजवान अपनी मर्जी से सेना में भर्ती हो गए। चीन की आर्मी ऐसी नहीं है। चीन में सेना ज्वाइन करना सरकारी नियम का हिस्सा है। यही वजह है कि भारतीय सेना में जज्बा अधिक है और चीनी सेना में जबरदस्ती। चीन की सेना वहां की सरकार ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन है। तुलना में भारतीय सेना देश की सेना है, न तो किसी राजनीतिक पार्टी की, न ही सरकार की। ऐसे डोकलाम हुआ या 2013 में हुआ जब उनके प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आ रहे थे, 2015 में हुआ जब उनके राष्ट्रपति ही भारत में आ रहे थे, 2017 में हुआ। इनसे साफ जाहिर होता है कि इनको जो हुक्म मिल रहे हैं ये डायरेक्ट सीएमसी से आ रहे हैं और सीएमसी के जो इंचार्ज हैं वो है प्रेसिडेंट शी। इसमें भी आप अगर वही इंचार्ज है, वही अगर कार्रवाई करवा रहे हैं तो वो क्यों चाहते हैं? वो ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन एक जगह है जहां चीन बाजी मारता है। ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और प्रोपेगेंडा में चीन माहिर है। अभी जो आप लद्दाख के अंदर देखेंगे एक नया तरीका देखने को मिल रहा है, जहां चीनी और पाकिस्तानी हैंडल मिलकर एक कहीं ना कहीं भारत और चीन के प्रति जंग उकसाने का एक काम कर रहे हैं। दूसरा, एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि भारत की सेना दबाव में है। वीडियो शेयर करे जा रहे हैं, पुरानी फोटो शेयर करी जा रही है, जहां हमारे जो सैनिक हैं उनको एक दयनीय हालात के अंदर दिखाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है कि इसका जवाब दीजिए। चीन ने 1997 से ही एक मुहिम के तौर पर साइबर वॉरफेयर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उस समय वो अमेरिका और रूस की बराबरी करना चाहता था, पर धीरे धीरे वो इसे हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। चीन साइबर स्पेस के जरिए भारत की कई संवेदनशील भारत समेत 14 देशों से चीन की करीब 22,000 किलोमीटर की जमीनी सीमाएं लगती हैं। ये देश है नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। हैरान करने वाली बात यह है कि चीन का पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसियों के साथ जमीन को लेकर कोई न कोई झगड़ा है। यहां तक कि उसके सबसे करीबी नॉर्थ कोरिया के साथ भी सीमा विवाद रहा है। विषय को और बड़ा करके देखें तो साउथ चाइना सी में भी प्रॉब्लम है, ताइवान के साथ भी प्रॉब्लम है, वियतनाम के फिशिंग बोट के साथ भी प्रॉब्लम है, WHO और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुआ था उसमें भी प्रॉब्लम है। ये ऐसा क्यों है कि हर एक चीज सेम टाइम पर हो रहा है और उनमें हर एक में सेम कंटेंट है, सेम अग्रेसिवनेस है? हालत तो ऐसी है कि जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो तो एक बहुत ही सभ्य भाषा से बात करते हैं और एक बहुत मैच्योर तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब इस समय को आप देखें तो चाइना के जो डिप्लोमैट्स हैं वो तो एक वॉल्फ वॉरियर बन गए हैं। जो एक वॉल्फ का कंटेंट है वॉरियर के अंदर में और वो जो PLA की एक्टिविटीज में अग्रेसिवनेस आ रहा है, वो ऐसा लगता है कि एक ही केंद्र बिंदु से चल रहा है, तो इसलिए ये बहुत नॉर्मल नहीं है। जमीनी बॉर्डर को लेकर चीन का सबसे बड़ा विवाद भारत से, जबकि समुद्री सीमा को लेकर उसका विवाद जापान, वियतनाम और फिलीपींस के साथ, खासकर दक्षिणी चीन सागर के छोटे देशों के साथ तो चीन का 36 का आंकड़ा है। ताइवान और हांगकांग को वो अपने ही देश का हिस्सा मानता है, जबकि सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस और कंबोडिया की जमीन पर भी अपना हक जमाता है। इसी वजह से दक्षिणी चीन सागर हर समय युद्ध का अखाड़ा बना रहता है। हांगकांग का इशू हो या ताइवान का इशू हो या WHO का इशू हो, तो चाइना बुरी तरह से यहाँ पर अभी बैकफुट पर है
और वो नहीं चाहता है कि सारे देश मिलकर के उसके अगेंस्ट में कुछ बोलें, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करें। देखिए, चाइनीज जो हैं वो आज की नहीं है, हिस्टोरिकली है कि वो एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। उनका काम है कि दूसरे देशों की जो जमीन है उस पर हथिया लो उसको, और फिर उसको बोलो नहीं जी ये हमारी थी। सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत है। तिब्बत कभी भी चाइना का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन वो पूरी फौज लेके वहाँ 1950 और 51 में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। यही चीज उन्होंने रशिया के अगेंस्ट करने की कोशिश की, वहाँ मुंह की खानी पड़ी। यही चीज उन्होंने वियतनाम के अगेंस्ट 1979 में करने की कोशिश की, वहाँ मुंह की खाई। अब सवाल उठता है कि अगर युद्ध होता है तो चीन और भारत के पड़ोसी देश किसका साथ देंगे? सबसे पहले जमीनी सीमा से लगे बड़े देशों पर नजर डालते हैं। भारत को अगर सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो सिर्फ पाकिस्तान से, जो लगभग चीन के गुलाम की भूमिका में है, जबकि रूस से भारत के दोस्ताना संबंध है। रूस का झुकाव इन दिनों चीन की तरफ है, पर केवल अमेरिका का विरोध करने के नाते, और युद्ध की सूरत में मुमकिन है रूस तटस्थ रहे। छोटे देशों की बात करें तो नेपाल ने साफ कह रखा है कि वो युद्ध में किसी का साथ नहीं देगा। बांग्लादेश में शेख हसीना से मोदी सरकार के अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत के पास है। म्यांमार, लाओस और वियतनाम के साथ भारत का कोई विवाद नहीं, जबकि श्रीलंका और मालदीव के साथ चीन के रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भारत पुनर्निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, और तजाकिस्तान में तो भारतीय वायुसेना ने एयरबेस बना रखा है। ताजिकिस्तान में फरकोर एयरबेस 2002 से रशिया की मदद से इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करता है। ये एयरबेस का चाबहार से सरफेस एक्सेस भी है। ये एयरबेस हमने खासकर अफगानिस्तान में जो है नॉर्दर्न अलायंस की मदद के लिए बनाया। वहां पे हमारा अस्पताल भी है, हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। दक्षिणी चीन सागर पर नजर डालें तो यहाँ पर चीन अमेरिका के सहयोगियों से घिरा हुआ है। चूंकि अमेरिका खुलकर भारत के साथ है, ये देश भी भारत का साथ देंगे। ऐसे में जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर भारत के पाले में होंगे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में युद्ध की गलती करने पर चीन को लेने के देने पड़ सकते हैं। चीन युद्ध नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन वो भारत से मुकाबला भी करना चाहता है। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि क्या मेड इन चाइना का बहिष्कार व्यावहारिक है? आकलन करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक।